हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। फ्रेंड्स, अपन CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात अपन करेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और जिसके क्वेश्चन जो हैं वो सेम रहते हैं। सेम इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें नए इनोवेशंस होते नहीं और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम रहती है। इसका मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट है वो सभी एग्जाम्स में सेम प्रकार से रिपीट होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में मैं अगर पढ़ूँ तो उसमें हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन को कुछ अरेंज करके पढ़ते हैं, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि कुछ फाइलम्स हैं, फाइलम्स के बाद में क्लास है, क्लास के बाद में ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। इस प्रकार से अपन क्या है सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो 11 फाइलम पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इस प्रकार से अपन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सीक्वेंस वाइज फाइलम्स को पढ़ते हैं। उसके बाद में उसके बेसिस पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है आपकी जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पर, तीसरा है सिमेट्री के बेसिस पर और सिलोम के बेसिस पर। ये मुख्य रूप से 5 बेसिस हैं जिनको अपन फाइलम्स को अरेंज करते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को अरेंज करते हैं। उसके बाद में देखिए हमें ये बातें ध्यान रखनी है, कौन सी सिलोम किस में प्रेजेंट है, जर्म लेयर कौन सी किस में प्रेजेंट है, सिमेट्री है वो किस में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ में उन एनिमल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रत्येक फाइलम को आप किस बेसिस पे जानते हो, उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को आप सुनते ही तुरंत बता देते हो कि ये इस फाइलम की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि ट्रू मेटामेरिज्म, यानी कि बॉडी सेगमेंटेशन में सत्य जो मेटामेरिज्म होता है, सेगमेंटेशन होता है, तो आपके मुंह से तुरंत जवाब आना चाहिए कि ये एनेलिडा की बात हो रही है। इस प्रकार से कुछ विशेष कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पर हम इनको पहचानते हैं। उसके साथ साथ में इसके प्रत्येक लार्वा, जो प्रत्येक फाइलम है उसका लार्वा हमें अच्छे से याद करना है। इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें ठीक से याद करने होते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन या एक्सक्रेटरी जो मैटर है वो हमें अच्छे से याद करना होता है। तो कुल मिलाकर के 5-7 ये चीज़ें याद हो जाती हैं और प्रत्येक फाइलम के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाते हैं। तो आप मान के चलो कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स से आपके 70 से 80% काम हो गया। 100% तो अपन बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेप्थ में आते हैं, वो इंडिविजुअल विशेष यानी प्रत्येक एनिमल इंडिविजुअल से क्वेश्चन आता है, वहाँ से पूछ लिया जाता है। लेकिन ये बातें अगर आपको इतनी सी याद हैं तो आपका 70 से 80% काम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज पढ़नी चाहिए। खैर, अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स से कुछ आए हुए हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एनिमल्स का ग्रुप दिया हुआ है जो करेक्टली मैच है, यानी कि हम कह रहे हैं पोरीफेरा के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं, बिल्कुल सिमेट्री रेडियल नहीं होती है, पोरीफेरा के अंदर कोई सिमेट्री होती ही नहीं है। निडेरिया यानी कि नीडोब्लास्ट सेल्स जिसके अंदर पाई जाती है उसको निडेरिया बोलते हैं, या सिलेंट्रोन कैविटी जिसके अंदर है उसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं। दोनों का एक ही नाम है। तो फ्लेम सेल्स है वो एक्सक्रेटरी सेल्स हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलेगी, आपको निडेरिया में नहीं मिलेंगी। एनेलिडा के अंदर मेटामेरिज्म, अभी हमने बात की कि एनेलिडा को आप इसी नाम से जानते हो कि ट्रू मेटामेरिज्म इसमें देखने को मिलेगा, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या बोल रहा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो पैरासाइट एनिमल है, जो कोई भी अपेंडेजेस जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो मिलेंगे आपको ऑर्थोपोडा में। जॉइंटेड अपेंडेजेस किस में मिलेंगे, ऑर्थोपोडा में। तो ये इस प्रकार से सेम टू सेम डिक्टो ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्री सिलोम फर्स्ट अपीयर्ड इन। ये क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले सिलोम किस में अपीयर हुई। तो प्रोटोजोआ तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई है ही नहीं। सिलेंट्रेटा के अंदर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिलोम पॉसिबल नहीं है। पोरीफेरा में भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ऑर्गन लेवल का सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ट्रू सिलोम नहीं होती। एस के हेल्मिन्थीज में स्यूडोसिलोम होती है, लेकिन स्यूडोसिलोम भी ट्रू सिलोम में नहीं होती। इसका मतलब एस के हेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज कोई सिलोम नहीं है। निमेटोडा, निमेटोड्स जिसको आप एस के हेल्मिन्थीज बोलते हो, स्यूडोसिलोम देखने को मिलेगी। एनेलिडा के अंदर ट्रू सिलोम सबसे पहले अपीयर हुई। ऑर्थोपोडा में, एनेलिडा के बाद में जितने भी फाइलम है सब में आपको सिलोम देखने को मिलेगी। सिलोम के भी 2 प्रकार होते हैं, एक एंटेरोसिलोम, एक साइजोसिलोम। जो इन्वर्टिब्रेट हैं, पुराने इन्वर्टिब्रेट हैं, आप उनको बोल सकते हो लोअर इन्वर्टिब्रेट, उनमें तो साइजोसिलोम देखने को मिलेगी। और हायर इन्वर्टिब्रेट प्लस
कोऑर्डिनेट्स, उसमें आपको एंटेरोसिलोम देखने को मिलेगी। तो सिलोम तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या बोल रहा है पहले अपीयर किस में हुई, तो पहले जो फाइलम आया उसमें पहले अपीयर हुई, क्योंकि जो फाइलम्स का अरेंजमेंट किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ किया गया है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो ये क्या बोल रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये जो इन्वर्टिब्रेट है मोस्टली मेराइन ही होते हैं। आप ऑर्थोपोडा के इंसेक्टा क्लास की बात करोगे तो वो टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेगा, और प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह हैं वो पैरासाइट हैं, तो वो भी कोई समुद्र में पाए जाए इसकी बात की कोई ज़रूरी नहीं है, तो रोग फैलाते हैं अलग अलग प्रकार के जानवरों में। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज ये आपको बाहर देखने को मिलेंगे, और एनिलिडा है उसके कुछ एनिमल्स हैं जो समुद्र में नहीं मिलके आपको टेरेस्ट्रियल पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी मोस्टली हम कह सकते हैं इन्वर्टिब्रेट मोस्टली जो है वो मैराइन यानी समुद्र में ही मिलेंगे। उसके बाद में बोल रहा है ऑर्थोपोडा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्थोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बात सही है। देखिए जो जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं इसमें आप एक एनिलिडा को छोड़ दो, और सिफेलोपोडा की एक क्लास है, सॉरी मोलस्का, फाइलम मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा, उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी मिलेगा। किस में मिलेगा, एक एनिलिडा में, और मोलस्का की क्लास है सिफेलोपोडा। इन दो ऑर्गेनिज्म में यानी दो इन्वर्टिब्रेट में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। बाकी अगर कहीं पर भी आए तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसका मतलब इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, तो ये बात भी सही है। हमको जो सही नहीं है वो ढूंढना है। निडेरिया या ट्रिप्लोब्लास्ट, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, बात गलत है। सिलेंट्रेटा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, इसमें मीजोडर्म अब्सेंट होती है। तो ये बात गलत हो गई, हमें गलत ढूंढना था, तो हमारा आंसर ये हो गया। मोलस्का है मेंटल, बिल्कुल मोलस्का जो एनिमल है उनमें सेल कवच मिलेगा, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं लेकिन बाहर की तरफ कवच देखने को मिलता है, यानी उसको अपन क्या नाम देंगे, मेंटल। तो इसमें मेंटल भी आपको देखने को मिलेगा किसमें, मोलस्का में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बात बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ रेडियल सिमेट्री, जिसका लार्वा तो रेडियल सिमेट्री शो करता है, एंड बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा अडल्ट। लार्वा कैसी सिमेट्री शो करेगा, रेडियल और बायलेटरल अडल्ट, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों प्रकार की सिमेट्री जिनकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। तो देखिए सिलेंट्रेटा, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। मोलस्का ये या तो एसिमेट्रिक होते हैं, अगर उसमें एंटन मिल जाता है आपको टोर्सन्स मिलेगा जिसमें ये कवच में पैक हो जाते हैं। मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसमें अगर कवच में पैक हो गए तो उसमें कोई सिमेट्री मिलेगी नहीं, बाकी उसमें बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ऑर्थोपोडा के अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है। इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा है उनमें रेडियल सिमेट्री है, और अडल्ट के अंदर बायलेटरल सिमेट्री इसमें मिलेगी। तो ये बात होगी किसके बारे में, इकाइनोडर्मेटा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात अपने वो देखेंगे जिसमें असर्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। कोर्डेट्स के बारे में अपन जानते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, और कोर्डेट्स का नाम किस बेसिस पे दिया है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पर इनको कोर्डेट बोलते हैं। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, नर्व रिंग या न्यूरल कॉर्ड प्रेजेंट हो, या गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो। तीन अगर करेक्टर जिसमें प्रेजेंट है, मूलभूत करेक्टर जिनमें तीनों करेक्टर में प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, कोर्डेटा नाम दे सकते हैं। और कोर्डेटा का ही एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको तो अपन कहेंगे वर्टिब्रेट, और जिसकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी तो उसको अपन कहेंगे नॉन वर्टिब्रेट। यानी कि सिफेलोपोडा, सॉरी ये आप यूरोकोर्डेटा है, सिफेलोकोर्डेटा है, ये क्या है, नॉन वर्टिब्रेट। कोर्डेटा है, कोर्डेट्स हैं लेकिन नॉन वर्टिब्रेट हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोर्डेट का ही सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, तो सारे के सारे वर्टिब्रेट हैं वो कोर्डेट हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, ऑल कोर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा कोर्डेट होते हुए भी ये वर्टिब्रेट नहीं है। इसका मतलब ये बात क्या हो जाती है, गलत। तो क्या बोलना चाह रहा है, ए सही है आर गलत है, ऐसी बात है, ए सही है आर गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे कोर्डेट्स की बात हो गई। कोर्डेट्स ही वर्टिब्रेट होते हैं, और वर्टिब्रेट्स को अपन कैसे पहचानेंगे कि जिसकी नोटोकॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश कोर्डेट्स फ्रॉम नॉन कोर्डेट्स। ये बात फिर से आ गई
कि कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के बीच में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो कोर्डेट के अंदर हम 3 मूलभूत कैरेक्टर हैं और इन सब ऑप्शंस में आपको ये बात दी गई है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ हार्ट, यानी ऐसी कौन सी बात है जो कोर्डेट्स में है, नॉन कोर्डेट्स में नहीं है। तो हार्ट तो देखो एनिलिडा के अंदर भी छोटा छोटा देखने को मिल सकता है, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो माना कि कोर्डेट्स में हार्ट है लेकिन नॉन कोर्डेट्स में भी है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स, ये तो मोलस्का वगैरह के अंदर भी देखने को मिलता है और अपनी मछलियों के अंदर भी, फिशेस के अंदर भी देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कोर्डेट्स में देखने को मिलता है, नॉन कोर्डेट्स में देखने को नहीं मिलता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बायलेटरल सिमेट्री, ये बायलेटरल सिमेट्री तो एनिलिडा से ही शुरू हो जाती है, तो ये नॉन कोर्डेट्स में है। तो ऑप्शन तो चारों ही सही है कोर्डेट्स के लिए। इनमें हार्ट भी प्रेजेंट होता है, गिल्स भी प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई कैरेक्टर ढूंढो जो सिर्फ कोर्डेट में है, नॉन कोर्डेट में नहीं है। तो वैसा कैरेक्टर कौन सा है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसका फीचर है। ये देखिए, ये फिर से बात आ गई। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको 2 बातें रट लेनी है। एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, सिफेलोपोड मोलस्का के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा सब इनवर्टिब्रेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलता है। उसके बाद में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का नंबर आता है वो वर्टिब्रेट्स में आता है। तो यहाँ पर आपको एनिलिडा मिल गया, इसकी जगह सिफेलोपोड मोलस्का भी देखने को मिल सकता था। बाकी के अंदर ऑर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके अंदर तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मोलस्का के अंदर ओपन ही है, बस खाली सिफेलोपोड मोलस्का के अंदर कौन सा रहेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद में एक बढ़िया क्वेश्चन जो हम बहुत बचपन से रटते आ रहे हैं कि कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, वो कौन सा है। तो ये तो बहुत पहले से रटते आ रहे हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। कौन सा है, आर्कियोप्टेरिक्स है जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिव लिंक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात किसकी आएगी, हार्ट, क्रोकोडाइल का हार्ट। देखिए अगर फिशेस की बात करेंगे तो फिशेस का जो हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड होता है, जिसमें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके सिंगल सर्किट का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में एम्फीबिया की अपन बात करते हैं तो एम्फीबिया के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है, जिसमें 2 एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। उसके बाद में एम्फीबिया के बाद में आते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड, यानी उसके अंदर 2 एट्रिया हैं, उन दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है। एट्रिया है, होते तो 2 हैं वैसे तो, चेंबर तो 2 प्रकार के दिखते हैं, लेकिन उनका ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एक पोर होता है। बचपन में हमारे अंदर भी पोर होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो बंद हो जाता है, जिसको शायद फ्यूजा ऑफ ओवेलिस ऐसा कुछ उसका नाम होता है। तो वो क्या होगा, उसकी वजह से ब्लड मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स होगा। इसीलिए रेप्टाइल्स को देखो, कुछ एनसीईआरटी वगैरह ऐसे मानती हैं कि 3 चेम्बर्ड, ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हम रेप्टाइल्स को बोल सकते हैं, जिसमें दोनों एट्रियम मिक्स हो जाएंगे। अब दोनों एट्रियम अगर सेपरेट हो गए तो फिर वो कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हो गया, जो मेमल्स की बात करता है। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं, कुछ रेप्टाइल, मेमल्स तो है ही हैं, रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। उसमें एक क्रोकोडाइल भी है, ये रेप्टाइल है, एलिगेटर है, इनमें आपको कैसा हार्ट मिलेगा, 4 चेम्बर हार्ट। रेप्टाइल्स होते हुए भी आपको कैसा हार्ट है, 4 चेम्बर हार्ट। 2 चेम्बर्ड फिशेस के अंदर है, 3 चेम्बर्ड एम्फीबिया के अंदर है। ये क्या बोल रहा है, 3.5 चेम्बर्ड। वैसे तो देखो ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं 3.5 का, आप ऐसे बोल सकते हो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड, तो वो रेप्टाइल्स के लिए सही है। तो जैसे इस बात का विशेष ध्यान रखना कि रेप्टाइल्स में आपको 2 ऑप्शन मिल गए। क्या, कौन सा ऑप्शन मिल गया कि रेप्टाइल्स में कौन सा हार्ट होगा। तो आपसे एक बात तो पूछ ली कि 4 चेम्बर्ड, एक बात पूछ ली 3rd चेम्बर्ड, और एक बात पूछ ली इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड। तो आप 3rd चेम्बर्ड ना करें, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड करें। और अगर इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड नहीं है, सीधा 3 चेम्बर्ड और 4 चेम्बर्ड है, तो फिर आप 3 चेम्बर्ड उसमें कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो अगर 3 चेम्बर है, इसका मतलब उसमें 2 एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। और अगर 4 चेम्बर हो गए, 4 चेम्बर हो गए, तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ऊपर वाले एट्रियम नीचे वाले वेंट्रिकल। तो ऐसा हार्ट है कि क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स होते हुए भी उसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसके साथ में एक एग्जाम्पल है एलिगेटर का, इसमें नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना, एलिगेटर क्या है कि रेप्टाइल है, उसके बावजूद भी उसमें हार्ट कैसा है, 4 चेम्बर्ड। उसके बाद में हाँ,
एक क्लास है जो डबल सर्कुलेशन शो करती है। डबल सर्कुलेशन का देखिए मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लड स्ट्रीम है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट है वो ब्लड है हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा, प्योर होगा, वापस हार्ट में आएगा। इस सर्कुलेशन को अपन क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है, बॉडी से ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा है। खास बात है कि पूरे के पूरे ब्लड को सेपरेट रखा जा रहा है, यानी कि प्योर ब्लड को अलग रखा जा रहा है, इम्प्योर ब्लड को अलग रखा जा रहा है। तो ये दो प्रकार के सर्कुलेशन कौन से? एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन मिलकर के क्या बनाते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा उसी में देखने को मिलेगा जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते। तो 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा? कंप्लीट 4 चैम्बर में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो एम्फीबिया के अंदर तो 3 चैम्बर है, यहाँ नहीं। रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर है। एवीज यानी बर्ड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डबल सर्कुलेशन, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट है और 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो इसके अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका काफ़ी डेवलप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन से भी ज़्यादा डेवलप बर्ड्स का होता है, जिसके अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यानी ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि हवा के जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग होता है, इसलिए हवा की कंप्लीट ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज कर सकते हैं और कंप्लीट ऑक्सीजन को बर्ड्स यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, जिसकी वजह से उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो फैटिगनेस यानी कि थकान बर्ड्स को नहीं आएगी, इसीलिए वो कंटिन्यूसली लंबी उड़ान उड़ सकते हैं। हमारे अंदर क्या होता है कि सिंगल सिस्टम है, यानी जहाँ से हम हवा को ले रहे हैं वापस उसी रास्ते से हवा को निकाल रहे हैं, इसीलिए एफिशिएंटली हम ऑक्सीजन को, कंप्लीट ऑक्सीजन को जो हवा में ली है उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे अंदर अगर मान लो ज़्यादा एक्सरसाइज हुई तो मसल्स तक, सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बन करके एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जिससे हमको थकान आती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो यानी आप बहुत तेज़ दौड़ लिए एक दिन अचानक से, तो दूसरे दिन आपको मसल्स में क्या होगा? दर्द होगा। वो मसल्स के बीच में क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से हमें ऐसा होता है। लेकिन ये एवीज में नहीं होता, क्योंकि एवीज का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकियल का मतलब आप इतना ही समझे, पाइपलाइन होती है जिसमें हवा के जाने का रास्ता अलग है, आने का, यानी कि पूरी बॉडी में हवा घूम करके दूसरे रास्ते से हवा निकल जाती है, जिससे वो बढ़िया से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोइनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि कोइनोसाइट्स किस में देखने को मिलेगी? तो फाइलम पोरीफेरा सेकंड फाइलम है, जिसके अंदर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसकी बॉडी जो है वो 2 लेयर से मिलकर बनती है, 2 जर्म लेयर नहीं है, सिंपल अपन 2 लेयर की बात कर सकते हैं। तो बाहर की लेयर को अपन बोलते हैं पिनेकोसाइट या पिनेकोडर्म, और अंदर की लेयर को अपन बोलते हैं कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म है वो पिनेकोसाइट सेल से मिलके बनती है, और कोइनोडर्म है वो कोइनोसाइट सेल से मिलके बनती है। तो यहाँ इतनी बात तो पूछी नहीं, इतनी बहुत सिंपल सी बात पूछी कि भाई कोइनोसाइट्स है वो किस में मिलेंगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, पोरीफेरा के अंदर अपने को कोइनोसाइट्स मिलेंगी। इसमें निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा है वो बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म जैसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसके अंदर तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म सब हैं। और एनेलिडा के अंदर भी तीनों प्रकार की जर्म लेयर हैं। तो ये जो कोइनोसाइट्स, और आपकी जगह इसकी जगह ये भी हो सकता है पिनेकोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, कई प्रकार की सेल्स हैं जो पोरीफेरा में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोम की बात अपने अभी की है कि एसिलोमेट कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्यूडोसिलोमेट कौन है? एस्के हेल्मिन्थीज। और यूसिलोमेट कौन है? एनिलिडा से आगे। इनमें एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इनमें साइजोसिलोम प्रेजेंट होती है। और मोलस्का के बाद में कौन आ गया? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, इनमें एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होती है। तो स्यूडोसिलोम किस में प्रेजेंट होगी? एस्के हेल्मिन्थीज में। एस्के हेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम क्या है? निमेटोडा। इसमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। इसमें साइजोसिलोम यानी यूसिलोमेट है, साइजोसिलोम प्रेजेंट होगी, इसमें साइजोसिलोम प्रेजेंट होगी। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर अपन, विच वन इज नॉट ए कोऑर्डिनेट करेक्टर, यानी कोऑर्डिनेटा का करेक्टर इसमें नहीं है। बड़ी मजेदार बात है, कोऑर्डिनेटा का करेक्टर इसमें नहीं है।
तो कोर्डेटा करेक्टर कौन है? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी नर्व सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है और वो किधर होता है? डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे, एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर और पोस्टीरियर का मतलब होता है नीचे। वैसे टेट्रापोड के अंदर ये चीज़ें होती है, यानी कि हम 4 पैरों वाले हो जाए तो ऊपर वाली सरफेस को डोर्सल बोलते हैं, नीचे वाली सरफेस को वेंट्रल बोलते हैं। पर हमारे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पीछे वाली सतह है वो डोर्सल है, सामने वाली है वेंट्रल है। तो हमारे अंदर क्या पूछना चाह रहा है कि नर्व सिस्टम किधर होता है? आगे नहीं होकर के पीछे की तरफ हमारे अंदर नर्व सिस्टम होता है। और नर्व कोड, अगर नर्व सिस्टम की बात करोगे तो जो इनवर्टिब्रेट है उसमें वेंट्रल नर्व सिस्टम होता है। इन्वर्टिब्रेट में तो वेंट्रल नर्व सिस्टम और हमारे अंदर डोर्सल नर्व सिस्टम है, डोर्सल नर्व कोड। तो डोर्सल हॉलो नर्व कोड है वो कॉर्डेट्स के अंदर मिलेगी। नोटोकॉर्ड, ये तो कॉर्डेट्स का नाम ही इस बेसिस पे दिया है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट तो होती है लेकिन ये इन्वर्टिब्रेट में होती है, ना कि वर्टिब्रेट या कॉर्डेट्स के अंदर होती है। तो आपको तो क्या पूछा गया है? कॉर्डेट्स, तो इसका मतलब ये कॉर्डेट्स का करेक्टर नहीं है। गिल स्लिट्स जो है वो भी, यानी ये जरूरी नहीं कि तीनों कोऑर्डिनेट करेक्टर हैं या लाइफ टाइम प्रेजेंट हो। ये क्या कहने का मतलब है कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्वकॉर्ड का प्रेजेंट होना, गिल स्लिट्स ये लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकती हैं। अब आप पूछोगे कि साहब हमारे अंदर नोटोकॉर्ड है, नर्वकॉर्ड है, लेकिन गिल स्लिट्स, गिल्स कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि आप जब पैदा नहीं हुए, हम बच्चे रहते हैं तो हमारी जो मदर है उसके यूटेरस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं, लिक्विड मीडियम में रहते हैं। और लिक्विड मीडियम में वहाँ रेस्पिरेशन करेंगे, वो पानी में करेंगे, और पानी में करेंगे तो वो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होती हैं। और जैसे ही अपन बाहर निकलते हैं तो हम पहली आवाज़ में चिल्लाते हैं, और पहली आवाज़ में चिल्लाते ही गिल्स बंद होंगे, लंग्स खुलेंगे, और हम रेस्पिरेशन करना किससे शुरू कर देते हैं? लंग्स में। तो हमारे जो गिल्स हैं वो टॉन्सिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ में भी कभी ना कभी क्या प्रेजेंट थी? गिल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम लिक्विड एनवायरनमेंट में मदर के पेट में रहते हैं। कई बार होता है ना, एम्ब्रियो सूख गए, सूखते ही मर जाएगा, क्योंकि वो एयर के अंदर रेस्पिरेशन नहीं करता। अगर पानी खत्म हो गया अंदर, यानी किसी भी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया या खत्म हो गया, तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये तीनों करेक्टर हैं, कोऑर्डिनेट के करेक्टर लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होने चाहिए। वर्तमान में हमारे पास ना तो प्योर नोटोकॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो सके, ना होलो नर्व कॉर्ड है, पूरी सॉलिड है, सॉलिड नर्व कॉर्ड है वो इन्वर्टिब्रेट में मिलेगी, और होलो नर्व कॉर्ड है वर्टिब्रेट में मिलेगी, और ना ही हमारे पास में गिल स्लिट्स है। लेकिन फिर भी हम क्या हैं? कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि तीनों के तीनों करेक्टर हमारी लाइफ की किसी न किसी स्टेज के अंदर प्रेजेंट थे। उसके बाद में नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन फॉलोइंग मैच, यानी करेक्ट ऑप्शन को मैच करने का दिखाई दे रहा है। ऊपर वाली लाइन अगर आपको दिखाई दे रही, अच्छी बात है, बाकी इसमें यही बात पूछी गई है। उसमें क्या बोल रहा है कि आपको कुछ फाइलम्स के करेक्टर हैं और उन करेक्टर्स को मैच करना है। तो आपके सामने मोलस्क का है, ऑर्थोपोडा का है, इकाइनोडर्मेटा का है, एनिलिडा का है। ये 4 फाइलम दिए हैं और 4 फाइलम्स के 4 प्रकार के करेक्टर्स दिए गए हैं। ये करेक्टर्स हैं, वो क्या दिया गया है? सबसे पहला वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा का यूनिक फीचर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का क्या है? यूनिक फीचर। अच्छा, तो इसमें मैं आपको ये दे देता हूँ 1 2 3 4, ये नोट नहीं हुआ। तो वाटर वेस्कुलर किसका है? इकाइनोडर्मेटा का। तो थर्ड में क्या आना चाहिए? ए। थर्ड में ए, इसमें भी है, इसमें 2 में है, तो ये तो हमारा चला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाइनोडर्मेटा किसका विशेष करेक्टर है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद में मेटामेरिज्म, अभी हमने बात की कि एनिलिडा के अंदर ट्रू मेटामेरिज्म मिलेगा। तो फोर्थ में क्या आएगा? बी। तो फोर्थ में बी, तो इन दोनों में ही सेम है, इसका मतलब अपने को आगे चलना पड़ेगा। मेंटल की भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। मेंटल किस में देखने को मिलेगा? मोलस्का में। तो मोलस्का में पहले का सी, तो पहले का सी, अब दूसरे का तो डी आना ही आना है। यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस किस में मिलेंगे? ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में क्या मिलेंगे? जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बातें हैं जिसमें आपको देखना होगा कि कैरेक्टर्स को कैसे पहचानेंगे, फाइलम्स को कैसे पहचानेंगे, उसके विशेष कैरेक्टर क्या हैं, और इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इनके लार्वाओं का नाम जरूर ध्यान रखना। और ये ट्रोकोपोर लार्वा है, बाइपिनेरिया, टोर्नोरिया, जैसे टोर्नोरिया जो है हेमिकोडेटा का होता है, बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा का होता है, ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का का भी होता है, एनिलिडा का भी होता है। तो ये बातें पता नहीं कितनी बार ये बातें पूछी जा चुकी हैं लार्वाओं के बारे में। जैसे कि मान लो पोरीफेरा से शुरू हो जाता है, एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला, ये दोनों पोरीफेरा का हैं। फिर पेनेटुला, इफाइरा, ये सिलेंट्रेटा का हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस के हेल्मिन्थीज के तो खूब हैं, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मिराशीडियम है,
ये सारे लार्वा किसके हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस एस के। सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये लार्वा जो आपको बोल रहा हूँ ये इसके मोलस्का के। तो ये जो लार्वाओं के नाम हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। दूसरी बात, पहचानेंगे कैसे प्रोटोजोआ है, वो प्रोटोजोआ को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका कि सबसे सिंपलेस्ट यूकेरियोटिक क्या है? प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर, जिनकी एक सेल बनती है। फिर पोरीफेरा को पोर बियरिंग एनिमल्स है। स्पंज को अपन क्या बोलते हैं? जिसमें पोर प्रेजेंट होते हैं। एक इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। सिलेंट्रेटा को आप कैसे पहचानोगे कि पोलिप और मेडुसा स्टेज है, उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जिसको सिलेंट्रोन कैविटी शेर के नाम से जानते हैं। उसके बेसिस पर सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस दोनों के दोनों पैरासाइट हैं, तो ये वैसे पहचान में आ जाएंगे। एनिलिडा के अंदर ट्रू मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन होता है, और सेगमेंटेशन इतना खतरनाक होता है कि प्रत्येक सेगमेंटेशन का इंडिविजुअल काम है, प्रत्येक सेगमेंट का। ऑर्थोपोडा को कैसे पहचानोगे? जॉइंटेड अपेंडेजेस, बहुत सारी टांगड़ी वगैरह, उसमें विंग्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी विंग्स की छोड़ो जॉइंटेड अपेंडेजेस उसमें देखने को मिलेंगे। ऑर्थोपोडा के अंदर क्या है? कवच सेल, बॉडी के ऊपर क्या होगा? कवच होगा। इकाइनोडर्मेटा को अपन मोस्टली पहचानते हैं किसके बेसिस पर? उसकी आर्म्स होती हैं, 5 आर्म्स जनरली देखने को मिलती हैं। उसके अलावा उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी देखने को मिलता है। ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, सब फाइलम्स के आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी मैटर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी मैटर। इसके अलावा 2-4 बातें यानी इनके प्रत्येक के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। इतने में हमारा इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों मिलके पूरे हो जाते हैं। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में, दूसरी इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशंस पसंद आ रही हैं, तो आप हमें बताएं, कमेंट करें। जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, अगर हम सही चल रहे हैं तो वैसे कमेंट करें। अगर कोई गलती हो रही है या कोई डाउट है, अच्छी बात है, कुछ बच्चों की ये चीज़ें पकड़ में आती हैं जिससे हमारी गलतियाँ हो जाती हैं और वो बच्चे बता देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आप हमारी कंटेंट को, आप हमारी इन्फॉर्मेशंस को ध्यान से देख रहे हैं, तो हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।